Hello and welcome to the fourth episode of Random Musings. Whether you are listening it on Spotify or any other podcast platform or watching it on YouTube, welcome to all our viewers and audience. आज ये हमारा चौथा एपिसोड है और आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं शायद ये पूरी रैंडम म्यूजिंग सीरीज का हर एपिसोड उनके साथ कर सकता हूँ, क्योंकि इतना कुछ है उनके पास बोलने को और इतना कुछ है मेरे पास सुनने को। बट एक एपिसोड में देखते हैं हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। वो एक इंसान है, एक ऐसे राइटर हैं जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। उनकी राइटिंग की, उनके साथ जितना मैंने काम किया है, उनकी जितनी राइटिंग्स मैंने पढ़ी हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी बातें आप सब सुने और शायद आपको भी आपके जिंदगी में, आपके जीवन में वो चीजें सीखने को मिले जो मैंने उनसे सीखी। सो ऑन दैट नोट, कॉलिंग विश्वास शर्मा। हाय भाई। हाय विश्वास। हाय हाय हाय। कैसा? तो जैसा कि मैंने कहा है कि पेशे से आप राइटर हैं, वैसे तो आप बहुत कुछ हैं जीवन में, बट मैं राइटिंग से शुरुआत करना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनली राइटर्स को लेके काफी फैसिनेशन रहता है। नॉट जस्ट जब मैं फिल्में देखता था बचपन में, या फिर बहुत बाद तक फिल्में देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं, और जब मैं थोड़ी बहुत अब एक्टिंग भी कर लेता हूँ, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या साइट पे जाता हूँ, सेट पे जा काम चल रहा होता है, तो पता लगता है कि मैजिक जो लोग बोलते हैं, सिनेमा का मैजिक है या वेब सीरीज का मैजिक है या जस्ट इस मीडियम का एक मैजिक है, उसकी शुरुआत किसी न किसी राइटर के कलम से या टाइपराइटर से या कीबोर्ड से ही होती। कोई ना कोई है एक ऐसा राइटर जिसने सोचा कि ये कैरेक्टर के साथ ये होगा, और फिर बहुत से और काबिल लोग उसमें डायरेक्टर से लेकर, एक्टर से लेकर, सिनेमाटोग्राफर से लेकर अपनी अपनी चीजें उसमें ऐड करते हैं। बट राइटिंग मूलभूत तरीके से एक 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 उसके रूट में एक राइटर का ही मैजिक होता है। और चाहे वो न सिर्फ सिनेमा हो, बल्कि एक किताब भी हो सकती है, एक अदनी सी कविता हो सकती है जो किसी ने कहीं पढ़ी है, एक जिंगल हो सकता है जो किसी ने रेडियो पे सुना हो, या एक पोस्टर हो सकता है जो किसी ने कहीं देखा हो। हर हर चीज के पीछे कोई ना कोई राइटर बैठा है, और मेरे जान पहचान में मैं आपसे बेहतर राइटर नहीं जानता, तो और कोई इससे बेटर नहीं हो सकता जिसके बारे में मैं राइटिंग की बात करूं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि थोड़ी इस जर्नी की बात करते थे कि आप राइटर ही क्यों बने, आप कुछ और क्यों नहीं बने? क्योंकि आपके परिवार में मुझे नहीं लगता कि आपके माता या पिता या चाचा कोई राइटर थे। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, या फिर चाइल्डहुड, होम टाउन वगैरह वगैरह वगैरह। बट राइटिंग की दुनिया से शुरू करते हैं। पहले तो भाई थैंक यू, काफी अच्छी बातें बोली आपने। ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे की बहुत मतलब काफी आपस में बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते ही हैं ऐसे भी, लेकिन आपने काफी अच्छी बातें बोली, तो थैंक यू। और जो सवाल जो पूछा आपने, तो भाई थोड़ा सा अगर मैं ऐसा सोचूं ना पीछे पीछे जाके कि मेरी लाइफ जैसी रही है, आज तक की जिंदगी जैसी रही है, तो ऐसा लगता है कि शुरू से ही ना ऐसे कोई कॉन्स्पायर कर रहा था कि यार ये सब जो मैं करके आ रहा हूँ वो करने के बाद राइटर ही बनना था मुझे, और तो मैं कुछ ऐसे भी नहीं बन सकता था, फिर कोई ऑप्शन नहीं था राइटर बनने के अलावा। तो मैं थोड़ा पीछे शुरू करता हूँ, एक बार आपको बताना। वहां से कॉलेज टाइम से तो बेसिकली आपको पता ही है कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, और शौक भी छोटी चीज है, मैं बहुत क्रिकेट खेलता हूँ, अभी तक क्रिकेट खेलता हूँ, और तब तो मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था। तो अब मैं पढ़ने में बढ़िया था, तो मेरी मम्मी का मन था, मेरी मम्मी ऐसे चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं इंजीनियरिंग ही करूं, और मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर है। तो मेरे पापा ने तो बचपन से मेरी कुंडली देखी ही थी, तो मेरी मम्मी को बोला कि ये 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा, 12th के बाद पढ़ेगा ही नहीं। और आज के टाइम में जैसे मेरी फैमिली है, इम्पॉसिबल है कि मैं 12th में कुछ भी ना पढ़ूं। कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कराती है ना, बैचलर तो कम से कम कराते ही मुझे। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि 12th के बाद ये पढ़ाई नहीं करेगा, और इसकी जिंदगी दो योग है, या तो ड्राइवर बनेगा तो 12th के बाद पढ़ने के बाद, तो या फिर बहुत सारी कार होंगी इसके पास, होंगी बहुत सारी कार। तो उस टाइम जिस टाइम पापा ये बोल रहे थे, उस टाइम मेरे पापा के पास बाइक भी नहीं थी, मैं छोटा था। तो मतलब दूसरी चीज ज्यादा ज्यादा से वो लग रही थी पॉसिबल कि शायद मैं कैब वैब चलाऊं, कैब भी नहीं, तब तो किसी ड्राइवर ही बन जाऊं। तो 12th नहीं पढ़ने के बाद तो क्या ही होगा। तो मेरी मम्मी काफी वरीड थी इस चीज को लेके, मगर फिर मैं पढ़ने में ठीक था, और फ्रंट बेंचर था, काफी सही सही स्टूडेंट था। तो मेरा इंजीनियरिंग में हो गया, मैं फर्स्ट ईयर चला गया, मैं जाने लग गया। तो मेरी मम्मी ने ऐसे पापा को एक दिन बोला भी कि देखो, वो एक एक लैंग्वेज में, छत्तीसगढ़ी में एक ऐसा कहावत है कि पंडित के पतरा पंडिताइन के मुंह अखरा। तो मैं पापा को बोले तू मतलब आप देख रही थी, ज्योतिष देख के बोल रहे थे कि ये 12th के बाद नहीं पढ़ेगा, मैं बोली थी मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगी, और देखो इंजीनियर बन रहा है मेरा बच्चा। ये फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर रैगिंग होती थी, तो मैं कॉलेज जाता था। सेकेंड ईयर में एक दिन मैं एक टूर्नामेंट खेलने गया, और मैं क्रिकेट बढ़िया खेला था। ये 2005-06 की बात कर रहा हूँ मैं।
तो उस टाइम का मैं ग्लोबल T20 प्लेयर हूँ, ठीक है। तो आसपास जितने भी टूर्नामेंट होते थे तो कोई ना कोई टीम मुझे खेलने का अपनी तरफ से बुलाती थी, और सबको मेरी ग्रेटिफिकेशन ये था कि एक मैच खेलेंगे 500 रुपये लेता था, क्योंकि बहुत पैसा है। और आप मतलब हम तो साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो मतलब और भी जो लोग भी मेरे साथ क्रिकेट खेले तो वॉच करें, मैं बढ़िया क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं एक दिन क्रिकेट खेलने गया, फिर मैं दूसरे दिन क्रिकेट खेलने गया, फिर मैं हफ्ते भर क्रिकेट खेला, और फिर हफ्ते भर बाद मुझे लगा कि अब तो कॉलेज जाऊंगा तो प्रोफेसर डांटेगा, फिर मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। फिर मैं 1 साल नहीं गया कॉलेज, 2 सेमेस्टर खत्म हो गए, फिर मैं तीसरे साल भी कॉलेज नहीं गया, तो 3 साल हो गए मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। और वो एक होता है ना थोड़ी दिन बाद की चोरी की फीलिंग, कि घर वालों को ये लगता है ना कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वो कॉलेज की फीस भर रहे हैं, और काफी पैसे थे उस टाइम के हिसाब से, मेरी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से तो बहुत पैसे थे। तो मेरे डर लग रहा है कि आपको जिस दिन घर में पता चले उस दिन काफी सुटाई होगी। और मैं घर से निकलता था कॉलेज जाने के लिए, और मैं कॉलेज जाता ही नहीं था, और मैं कहीं और भी नहीं जाता था, क्योंकि मेरे कॉलेज में ड्रेस कोड था। तो मैं किसी भी रैंडम स्टेशन पे बैठ जाता था, और फोन नहीं था मेरे पास में, टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं था, मैं बैठे रहता था, पेन है, कॉपी, और मेरा कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मुझे एक स्टेशन बैठा है, छोटा स्टेशन है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो मैं लिखता था, तो बेसिकली मैं ज्यादातर निरमा का एड लिखता था, ठीक। तो तब मुझे पता है टीजी क्या होता है, कितने मिनट का एड लिखना होता है, तो मैं आधे आधे घंटे का एड लिखता था। मैं बस लिखते आता था एड, और मुझे तो यार क्या घटिया एड बनाते टीवी वाले, मैं क्या सुंदर एड लिख रहा हूँ, क्या फाड़ू एड लिख रहा हूँ। तो मैं ऐसे लिखते रहता था। उसके बाद फिर एक दिन कॉलेज से एक लेटर पहुंचे घर पे मेरे पापा के पास, और मेरी बहुत फटी कि यार अब तो मतलब होगी सुटाई उठाई। लेकिन पता नहीं पापा मेरे क्या क्या मिजाज के आदमी है, उन्होंने बिल्कुल ऐसे एकदम चिल कहा कि तू नहीं पढ़ पा रहा है क्या, तुझसे नहीं हो रहा इंजीनियरिंग? तो मेरे को जवाब ही ना, मैं क्या कहता, मैं क्यों नहीं गया कॉलेज। एक दिन क्रिकेट खेलने गया था, फिर दूसरा दिन चला गया, फिर ऐसे चलता गया, और क्रिकेट के कारण मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। तो वो कुछ उन्हें बोला नहीं, मैं घर पे रहने लग गया। मेरी मम्मी ने तो कसम वसम खाई हुई थी कि वो मेरे को इंजीनियर बनाएंगे, और उससे मैं इंजीनियर बन नहीं रहा था ना। तो मैं जिस दिन से घर पे बैठा था, तो मेरी मम्मी की आंखों में जो ना वो दुख दिखता था, वो दर्द कि मैंने उनको फेल कर दिया, कि वो जो चाहती थी मैं कर नहीं पाया, मैं कभी दोबारा इंजीनियरिंग वापस से शुरू कर नहीं सकता। 3 साल बर्बाद हो चुके साल के। और तब तो ऐसा लगता था 3 साल बाद कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और अब मैं कुछ पढ़ाई तो नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ जॉब भी करनी पड़ेगी, कुछ छोटा मोटा पकड़ लूंगा। तो उस टाइम पे एक दोस्त था मेरा, और दोस्त भी नहीं था वैसे, रैंडम में कुछ भी कर रहा था, मैं कहीं भी चला जाता। तो उसने बोला कि यार मेरी बंदी होशंगाबाद गई हुई है, तो होशंगाबाद चलते हैं। मेरे घर से होशंगाबाद 12-14 घंटे का रास्ता है। हम दोनों ट्रेन में बैठ के होशंगाबाद चले गए, रैंडम किसी लॉज में रुके हुए हैं। वहाँ लॉज में जाके पहुंचा, पता चला वो बंदी उसकी बंदी भी नहीं है, वो जानती भी नहीं कि बाहर है। 2 दिन वहां रुके रहे, और लौट के आ रहे थे, तो मुझे एक अखबार में एक छोटा सा ना ऐड दिखा। ऐड था आरजे बनने का, और उसमें था कि 4 घंटे की जॉब है, बढ़िया पैसे हैं, अब वीओ करोगे, वॉइस ओवर करोगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। मुझे जॉब बहुत सही लगी, और मैंने क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं घर आया, मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को आरजे बनना है। पापा मस्त आदमी मेरे, मैंने बोला ठीक है बन जा। और किसी नहीं पता उस टाइम पे, तो किसी नहीं पता, नया नया रेडियो आई होता है, कैसे आरजे बनते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस है। तो मैंने गूगल किया जाके, गूगल पर चला कि एक एकेडमी है, ये है दिल्ली में, और वहाँ अगर मैं कोर्स की पढ़ाई करूँ, जो 3 महीने कुछ कोर्स था डिप्लोमा का, तो शायद मैं वहाँ से आरजे बन सकता हूँ। तो मैंने पापा को बताया, पापा बोला चला जा। मेरे घर से कोई कभी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है, मतलब मेरे परिवार में तो कोई नहीं है। तो मैं दिल्ली जा रहा था, लेकिन मेरे पापा लोग पता नहीं अभी मैं सोचता हूँ कैसे जाने देते थे। उन्होंने बस भेज दिया, जा जा दिल्ली जा। मैं दिल्ली आया। मैं जब पहुंचा दिल्ली, मैं किसी दिल्ली में नहीं आता था, मैं बस एक ऐसा बड़ा सा बैग वैग लेके स्टेशन में बैठा हूँ। मेरे दोस्त के दोस्त का भाई है जो मुझे लेने आने वाला है स्टेशन, और मैं करीब दिन के 12 बजे पहुंचाऊंगा, वो रात को 8 बजे आया। मैं 8 बजे तक 8 घंटे स्टेशन में बैठा हूँ, और वो मैं जानता भी नहीं हूँ कौन, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, वो बोल रहा है आ रहा हूँ 2 बार बोला, तो उसका फोन स्विच ऑफ भी हो गया। अब मैं दिल्ली में किसी को जानता, मैं चुपचाप बैठा हूँ। एक जगह कहीं गुड़गांव उड़गांव में जाके मुझे उसने ठहराया। अब मैं रेडियो में इंटरव्यू देने गया, और रेडियो में इंटरव्यू देने के लिए मैं इतना तैयार था, वो भी रेडियो में नहीं, बेसिकली जो एकेडमी थी रेडियो की वहां पे। और मैं इतना वेल प्रिपेयर्ड था कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, कि मैं ऑटो वाले से पूछ रहा हूँ भैया आप क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, किस यहाँ पर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, मुझे नहीं पता इंटरव्यू में क्या होता है। तो मैं सब प्रिपेयर कर गया था। वहां गए, उन्होंने मेरे एक वॉइस टेस्ट लिया, वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया, और मुझे बोला कि इतने पैसे आप फीस जमा कर दो, हो गया आपका। और जब जैसे कोई मुझसे पैसे की बात करता है ना, मुझे लगता है कि ओह अब मुझे कोई ठग रहा है, कि ये तो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला एक बार जो मैं रिकॉर्ड किया मुझे सुनाओगे क्या? तो उन्होंने मुझे सुनाया, और जैसी मेरी आवाज है वैसी आवाज है, और इससे तो अपने आप में मुझे पता है ना कि इस आवाज में मैं आर्जित नहीं बन सकता। तो मैंने बोला यार मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे पता है इस आवाज में मैं आर्जित नहीं बन पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि पैसे तो वापस नहीं होते।
और मेरी एकदम फट गई। मैं कहा यार घर में पिछले 2 साल 3 साल की इंजीनियरिंग के पैसे डुबा चुका हूँ और यहाँ पे फिर मैंने फिर पैसे डुबा दिए हैं, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि एक और चीज़ है, कॉपी राइटर बोलते हैं, तुम कॉपी राइटर बन जाओ। तो उन्होंने कॉपी राइटर क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि यार वो टीवी, वो क्या नाम है, रेडियो में ना छोटे जो बीच में ऐड चलते हैं, स्पॉन्सर वगैरह चलते हैं, वो लिखना होता है। मैंने कहा ऐड तो मुझे आता है लिखना, मैं तो कब से लिख रहा हूँ बेसिकली में ऐड। तो बेसिकली वहां से मेरी वो पढ़ाई शुरू हो गई रेडियो की, जहाँ पे उन्होंने राइटिंग वाइटिंग सिखाई, कुछ हल्की फुल्की क्रिएटिव राइटिंग वगैरह। वहां मुझे जाकिर मिला, तो जहाँ पे मैं घर ढूंढ रहा था, और जाकिर के पास पहले से एक छोटा सा एक कमरा था, जहाँ पे वो आके किराए से ले चुका था, और उसको एक रूम पार्टनर चाहिए था। अगर नहीं मिलता तो उसको भी बहुत दिक्कत होती जिंदगी में, जैसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। तो मैं वहाँ पे आके मैं जाके साथ रहने लगे वहाँ पे कोर्स कर रहे थे और पढ़ाई करनी शुरू की। अब ये वो टाइम है जहाँ पे मतलब मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स है। यहाँ से मैंने जो भी सीखा है, जो भी आज मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी चीज़ों से डील करता हूँ, वो सब इन इन कुछ सालों की वजह से, जो दिल्ली में मैंने साल गुजारे। अच्छाई बुराई दोनों यहीं से आई है सारी की सारी। तो हम लोग साथ में वहाँ रहना शुरू किया, और वो बहुत ही खराब दिन थे जिंदगी। अगर मैं आप बाहर से देखो तो, और हमारी तरफ से देखो तो, हम लोग तो बहुत मजे में थे, हम बहुत बहुत मजे का याचना कर रहे थे। हम दिन भर रेडियो सुनते थे, कुछ कुछ लिखते थे, बढ़िया पढ़ते थे, अच्छी चीजें पढ़ते थे, एक दूसरे से बढ़िया बातें करते थे, दिन भर बातें करते थे हम लोग। खाने में कुछ नहीं था, हम दोनों के पास जितने पैसे होते थे मिला के, तो कुछ ऐसे 110 रुपए होते थे दोनों के पास मिला के पर डे के, जिसमें हमको खाना होता था। तो एक तो 2 टाइम हम नाश्ता करते थे, मैं 2 टाइम नाश्ता करता था। तो मैं एक समोसा सुबह खाता था, एक समोसा दोपहर खाता था, फिर रात को हम 35 रुपए थाली खाते थे। जाकिर को शुरू से 9 भी शौक थे। तो वो सुबह एक ही बार 15 रुपए का वो चिकन पैटी खा लेता था, और खत्म पैसे उसके, तो फिर से रात को खाना खाता था। तो ये उसका जीवन, ये मेरा लाइफ। और मतलब गरीबी का जब मतलब उसके घर भी यार, उसमें पे टीचर है, मेरा भी ठीक ठीक पैसे थे, तो ऐसा नहीं हम लोग घर से मंगाते पैसे आ नहीं जाते, लेकिन वो घर से मंगा नहीं सकते थे पैसे, जैसे सिचुएशन थी, जिस तरह से हम घर छोड़ के आए थे। तो इतना खराब टाइम था वो लाइफ में, उस तरह से अगर देखो आप स्ट्रगल के बाईस, तो कि 2 साल तक हमारे पास खरीदने में तकिया खरीदने में पैसे नहीं थे। तो तकिए नहीं थे, तो हम बिना तकिए सोते थे। 2 साल बाद जब 2-3 साल बाद जब मेरी जॉब लगी, उसकी मेरी दोनों की, तो हमने तकिए खरीदे। तो पहले कुछ टाइम तो नींद ही नहीं आई तकिए में, कि आदत ही नहीं तकिया लेने की। तो खैर वहां से हमने रेडियो की पढ़ाई वगैरह वगैरह की, और ठीक ठीक हो गया वो। जब हम कर भी रहे थे रेडियो काम, तब भी हम लोग पता था रेडियो की पढ़ाई में कि हम लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। हम ऐसा मतलब हम लोग को लगता था, बाकी लोग लगे ना लगे, कि हम बहुत अच्छा करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी जॉब वॉब कर रहे हैं, जो रेडियो में है, वो लोग हम बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन किस्मत इतनी खराब, इतनी मतलब उससे मनहूसियत छाई हुई जिंदगी में, कि उस टाइम वो आया था, क्या कहते हैं उसको, रिसेशन आया हुआ था। तो जिनकी लगी हुई जॉब थी रेडियो में, उनकी जॉब जा रही थी, हमारी क्या ही जॉब लगती कि छोटे से वो है कि जाके फिर जयपुर की इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, मेरी यहाँ बिलासपुर की इंटर्नशिप खत्म हो गई थी, और इंटर्नशिप बहुत खराब थी। मतलब जो मेरे यहाँ पे थी, जो प्रोग्रामिंग हेड थी, वो मुझे एक दिन कहती है कि अगर मैं तेरे को कल से निकाल दूं और जॉब से, तो क्या करेगा। और यार वो एक सोचा कैसे क्या चल रहा हो कि इंटर्नशिप जो है बिना पैसे की फ्री इंटर्नशिप, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रेटिफिकेशन है। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ रखी है, तो अपने घर का तो मैं डिफॉल्टर हुई। तो मैं अगर ये भी छोड़ दूंगा, तो पता नहीं मेरा दूसरा क्या होगा। तो मैं बिल्कुल ऐसे मेरी रोने वाली हालत हो गई थी कि यार मैं कुछ नहीं करूंगा मैम, क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर तो मैं। तो उन्होंने खैर इंटर्नशिप खत्म हुई मेरी, वैसे ट्रॉमेटिक इंटर्नशिप, जाकर की इंटर्नशिप भी बहुत खराब थी जयपुर की, उसी खत्म हो गई। एक दिन वो मेरे को फोन करता है, बोलता है कि यार जयपुर तो इंदौर ही आ जा, यहाँ से यहाँ मेरे यहाँ पे 4 रेडियो स्टेशन है, रोज जाएंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो ये उस टाइम का वो रमजान का महीना होता, उस महीने में मैं उससे घर चला गया। और इसकी समझ भी नहीं थी कि यार ऑलरेडी घर पे 5 लोग हैं, और मैं छठवां आदमी जा रहा हूँ, और मैं बोझ हूँ, और मैं 1 महीने से मेरे घर में पड़ा हुआ हूँ। अंकल आंटी तो उन लोग कभी कोई मतलब इससे बढ़िया लोग, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं ऑफकोर्स। मैं और हम लोग इतने बुरे तरीके से रहते थे। तो जाकिर को जो उस टाइम ऊपर वाला कमरा था, हम लोग दिन भर वहां रहते थे, खाना खाने आते थे, और फिर ऊपर चले आते थे, जैसे हम वहाँ पे कोई इंग्लिश जैसे रह रहे हैं, और पूरे दिन बाहर रहते थे। 1 महीने वहां पे काटा। फिर दिल्ली से हमको एक कॉल आया, एक राइटर की वैकेंसी, एक आदमी के पास, आ जाओ। हमने ना पूछे पैसे, हमने पूछे क्या है काम है, कुछ नहीं बोला हमने। उसने बोला, जाकर बोला चल चलते हैं, यहाँ बेरोजगार रहेंगे, इंदौर में बेरोजगार रहेंगे, उससे अच्छा दिल्ली में बेरोजगार रहेंगे। हम लोगों ने अपना बैग उठाया, मैं इंदौर में हूँ, ठीक है, मैं अपने घर से बिलासपुर से इंदौर आया हुआ हूँ, इंदौर से मैं दिल्ली चला गया बिना अपने घर वालों को बताया। न पैसे है न कुछ है। अब सीधे उसे जहाँ पे जाना था, वो जिसके पास जाना, उसके घर पहुंचे, और उसने बोला कि यही रुक जाओ, मेरे घर में रह लो। तो मैं तो थोड़ा मतलब मेरी थोड़ा ना व्यवहारिक समझ थोड़ी कम है, तो मैं तैयार था उसे घर में रहने के लिए। जाकर मुझे बोला इससे घर में रहेगा तो ये नौकर बना करके पूरे सारे काम करवाएगा, तो मुझे तो रहना ही नहीं यहाँ पे। मैंने कहा फिर तो चलते हैं यहाँ से।
और पैसे नहीं थे बिल्कुल भी हमारे पास, किसी कहीं रहने के पैसे नहीं थे। फिर भी जो पुराना गुडविल था हौस का विलेज में हमारा, उस टाइम को एक रूम मिल गया। और फिर से वही सेम, वही 110 रुपये वाली जिंदगी फिर शुरू हो गई। अब तो 110 रुपये भी ही नहीं थे, क्योंकि घर सब तो नौकरी लग गई बोल गए थे ना। तो और बुरे हालात और बुरी जिंदगी। तो एक ही लैपटॉप था, और फिर वो बंदे जिसने हमें काम देने को बुलाया था वो काम ही नहीं रहा था। कुछ उसने 6 महीने में हमको 700-800 रुपये 800 रुपये काम दिया होगा बस, और कोई काम नहीं। तो दिन भर जाके लैपटॉप, मैं दिन भर लैपटॉप यूज करता था। फिर मैं दिन में रात होती थी मैं सोता था, फिर जब सुबह चिड़िया चहचानी शुरू नहीं करे तब जाके लैपटॉप यूज कर रहा था। और कुछ 90 kbps की स्पीड आती थी, उसमें रोज हम पिक्चर डाउनलोड कर करके पिक्चर देखते थे। दो मतलब चल रही जिंदगी मस्त पड़ रहा था, हम बहुत खुश थे। क्योंकि ना हम लोग को पूरे टाइम पे ये भरोसा था और ये यकीन था कि हम लोग ना बहुत अच्छा करते हैं, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। एक दिन ना मैंने ऐसे ही रैंडमली जाकर में बोला भी, तभी मेरे कुछ दिन पहले से याद भी दिलाया कि तेरे को लगता है क्या कि हम लोग जो बात करते हैं कमरे में, ये बात सुनने को लोग पैसे देंगे? तो उसने गालियां देखा के बच्चा आले ऐसे लोग, हम लोग को अच्छी बात नहीं करते, दुनिया में सब ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अभी जब उम्मीद का पॉडकास्ट आया था, आप भी तो उस पॉडकास्ट के एक एपिसोड में, तो मैं उससे बोला देख वही बात है ना जो हम वहाँ कर रहे थे, वही बात यहाँ कर रहे हैं, मिल रहे ना पैसे आज। तो तब हमको यकीन था कि यार बढ़िया चल रहा है, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। तो हम खुश रहते थे बहुत, हम दुखी नहीं रहते थे। लेकिन वो जिंदगी बहुत अच्छी थी नहीं। फिर रेडियो में एक जाके जॉब लगी थी, मेरी जॉब भी रेडियो में लग गई। रेडियो में जॉब लगने के बाद ऐसे 6 महीने बाद मुझे समझ आ गया कि रेडियो बहुत छोटा है और हम लोग मतलब जो कर रहे हैं वो काम बहुत बड़ा है, हम और बेहतर बहुत अच्छा कर सकते हैं इससे। पर उस टाइम पे ये भी चल रहा था कि रेडियो पता नहीं कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा। तो उस टाइम पे एक मेरा दोस्त था, वो फिल्म लिख रहा था। वो ऐसा कहता था कि वो फिल्म लिख रहा है अपने एक और दोस्त के साथ मिलके। तो मैंने उससे बोला यार कि ये फिल्म कैसे लिखते हैं, कैसे होता है ये? क्योंकि मुझे लग रहा था रेडियो मेरा बहुत दिन चलेगा नहीं, मुझे रेडियो छोड़ना पड़ेगा थोड़े दिन बाद। तो मैंने उसने बोला कि यार एक एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे लिखना होता है। ऐसे तो होता है जैसे स्क्रिप्ट होती है, जैसे हम देखते हैं स्क्रिप्ट, वैसे स्क्रिप्ट। तो मैंने उसको बोला यार कि मुझे स्क्रिप्ट देगा क्या, तू दिखाया कैसे लिखता है तू, एक बार तो अपनी स्क्रिप्ट दिखा ना मुझे। तो मुझे कभी दिखाई नहीं। और तब मुझे ऐसा लगता था, तब मुझे इस पर डाउट था कि साला घटिया आदमी है, तो उसने जानबूझ के मुझे स्क्रिप्ट दिखाई नहीं कि मुझे पता चला कैसे लिखते हैं। और अभी मुझे समझ आया कि ज्यादा राइटर जैसा करते हैं, जो लोग राइटर नहीं होते बेसिकली, वो लोग ऐसा करते हैं कि वो लिखते नहीं है, वो लोग सिर्फ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। तो शायद उसने भी लिखी नहीं थी, उसने उसके बस दिमाग में था कि क्या करूंगा। तो इससे तो दिखाने में कुछ नहीं था, लेकिन वो एक्सपोज भी होना चाहता था, जैसे मुझे दिखाएंगे स्क्रिप्ट। लेकिन मुझे एक कीड़ा आ गया कि मैं करूंगा, मैं लिखूंगा, फिल्म में लिखूंगा। फिर एक दिन मैंने ऐसा देखा, 2013 की बात है, मैंने देखा कहीं पे एक NBFS करके होता था, वार्नर ब्रदर्स की फेलोशिप थी कि जो नए स्क्रीन राइटिंग है राइटर्स है, जो बनना चाहते हैं स्क्रीन राइटर्स, उनके लिए फेलोशिप थी। कुछ वो लोग 2 लाख रुपए दे रहे थे, और आपको अपनी कहानी भेजनी थी, अगर उनको कहानी आपकी पसंद आएगी तो आपको वो लोग रिट्रीट पे बुलाएंगे, वहाँ पे वो लोग वर्कशॉप भी देंगे, पढ़ना लिखना भी सिखाएंगे और पैसे भी देंगे। और मैं मतलब काफी लालची आदमी, 2 लाख रुपए बहुत है। तो मैंने अपनी कहानी भेज दी, और हजारों लोगों ने भेजी हुई कहानी। और पता नहीं कैसे मैं सेलेक्ट हो गया, जो 12 लोगों ने सेलेक्ट करे तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे बम्बई आया, पहली बार जिंदगी में बम्बई गया दिल्ली से। बम्बई में मैंने वहाँ पे मेरे साथ जो लोग थे वो लोग बहुत बढ़िया लोग थे, सिखाने आए थे। एक अंजुम रजू वली सर करते हैं, वो आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, वो बेसिकली ये सिखाते हैं, वो FTI में पहले फैकल्टी थे, प्रोफेसर थे। और श्री राम राघवन, श्रीधर राघवन, जूही चतुर्वेदी, और जयदीप साहनी, और भी काफी सारे बड़े बड़े लोग थे। तो हम 12 लोग, और वो लोग भी 12 लोग करीब, सिखाने वाले 12 लोग, और 6-7 दिन की वो वर्कशॉप, और बहुत खूबसूरत वर्कशॉप थी। उसमें मेरे अलावा बाकी सब लोग थे जो लोग किसी न किसी फिल्म स्कूल में पढ़ रहे थे। तो मैं काफी खुश, इसी बात से खुश था कि मैं इकलौता आदमी जो किसी फिल्म स्कूल में नहीं पढ़ रहा और यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मैंने अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने भी अपनी कहानी सुनाई। और क्योंकि मैं तो कहानी बेसिकली कहानी सुना रहा था ना, मैंने कोई ऐसा फॉर्मेट तो मुझे आता नहीं था कि यार स्ट्रक्चर होता है ऐसे लिखते हैं। तो मेरी कहानी बढ़िया कहानी थी, बहुत मैं बहुत बढ़िया कहानी सुनाई। तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला कि मैं राइटर बन सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। फिर थोड़ा सा सोर्स लगाया, फिर मैं जुगाड़ लगाया। फिर एक मैंने कहानी लिखी, और मैंने वो कहानी लोगों को भेजनी शुरू की, रैंडम लोगों को। तो एक निवेदिता बासु है, वो पता नहीं, उनको पता नहीं कि मैं कौन है, लेकिन मैंने उनको फेसबुक में मैसेज भेजा कि मैम मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये करता हूँ, मुझे राइटर बनना है, लेकिन मैं किसी जानता नहीं बम्बई में, तो अगर आप मेरी हेल्प कर पाए तो बहुत सही रहेगा। तो निवेदिता बासु ने मुझे अपनी एक असिस्टेंट का नंबर दिया। और मुझे तो पता ही नहीं निवेदिता बासु कितनी बड़ी है, तो उनकी असिस्टेंट ही बहुत बड़ी थी। तो उनके असिस्टेंट ने अपनी असिस्टेंट का नंबर दिया, उनके असिस्टेंट ने उनके असिस्टेंट का नंबर दिया कि इनसे बात कर लो। फिर जो लास्ट के असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि मुझे एक मेल कर दो जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट आइडिया है। तो मैं उनको एक 2015 करीब पे मैंने उनको एक आइडिया भेजा कि जो दो दोस्त लोगों की कहानी थी।
ठीक है, तो क्योंकि मैं जैसा जी रहा जिंदगी उसी के अराउंड की कहानियां लिख रहा था, तो मैंने उनकी आइडिया भेजी, तो 2 दोस्तों की कहानी थी। उसके बाद फिर वो कहानी उनको पसंद आ गई, सब सब सही एकदम, ये ना देखो यहाँ से किस्मत एकदम सही चल रही, जो कर रहे हो सही हो रहा है, तो सब ऐसे कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि भाई राइटर तो बना के छोड़ेंगे तुझे आज। तो उनको पसंद आई कहानी, फिर मैं एक बार आया मिलने उनसे, फिर ऐसे में 6 बार दिल्ली से बम्बई आया। और मेरे जो उस टाइम बॉस थे उनको पसंद नहीं था, थोड़ा अंडर स्टाफ भी था मेरा ऑफिस, रेडियो का जो ऑफिस, तो उनको पसंद नहीं था कि बार बार आऊँ, तो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया झूठ बोल रहा था, और मैं बहाने बनाने में बेहतरीन हूँ। तो मुझे अगर आज आपसे कुछ बहाना झूठ बोल रहा है, तो मैं 2 महीने पहले प्लान करूंगा सीट। तो तब मैंने सीट प्लान किया हुआ था कि मेरे घर की वायरिंग खराब है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, अब इसमें कोई क्या ही करेगा। तो शॉर्ट सर्किट में 2-3 छुट्टियां ले चुका था मैं, 4 छुट्टियां शॉर्ट सर्किट के नाम पे ले चुका था। अब मुझे पता था अगली छुट्टी में शॉर्ट सर्किट के नाम पे तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला सर मेरी तबीयत खराब है। तो उसने बोला डॉक्टर पास गए हो? मैंने कहा हाँ डॉक्टर पास गया हूँ। तो उसने बोला कि स्लिप भेजो फिर, जो डॉक्टर की होती है ना। अब मैं तो मुंबई जा चुका था, मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ? तो मैंने अपने दोस्त को बोला तो डॉक्टर के पास जा, और फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो बीमारी बता, और बस नाम मेरा और एज मेरे लिखवा देना। तो सेम किया, अब इसका कोई क्या ही पकड़ेगा। उसने मुझे फोटो खींच करके भेजी फोन पे व्हाट्सएप पे, मैंने अपने बॉस को भेजी और मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई। लेकिन मैं थोड़ा डम था तब, मुझे पता नहीं था। उसने मुझे मेरे बॉस से कॉल किया, मैं मीटिंग में था तब, मैंने फोन उठाया नहीं। और अब फोन उठाओ दूसरी स्टेट में, तो उस स्टेट की लैंग्वेज में बात करता है, तो पता चल गया। तो अब मुझे पता था कि अब तो मेरी जॉब जा रही है, जॉब ज्यादा दिन की है नहीं। तो मैं वापस गया, थोड़ी स्क्रूटनी हुई, और तब तक जाकिर की जॉब लग गई थी मुंबई में। तो एक दिन मैं जाकिर को फोन किया कि यार ऐसा तो हो रहा है ऑफिस में। तो जाकिर बोला कि यार मेरी जॉब लगी हुई है, अपने पास कमरा भी है एक यहाँ पे, तो आ जा तू कर दे रिजाइन। मैंने कहा रिजाइन तो मैं सुबह ही कर चुका हूँ। बता क्यों रहे अभी, फिर आ जा। तो फिर मैं बम्बई आ गया। बम्बई आया, आते ही और फिर वही सही सब कुछ, एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब लग गई, और मैं लिखने लग गया। और फिर वहां से जो चल रहा है सिलसिला, जो चल रहा है वो चल रहा है, तो अभी तक लिख ही रहा हूँ, ठीक ठीक है सब। काफी चीजें मुझे इस पूरे स्टोरी में इंट्रिगिंग लगती है विश्वास, बट मैं एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि राइटर जब कुछ लिखना शुरू करता है तो एक ब्लैंक पेज होती है या एक ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट या जो भी होता है, कहाँ से बनती है कहानियां? मुझे तो एक बहुत ही बेसिक डाउट है, कहाँ से आते हैं कैरेक्टर्स दिमाग में? कहाँ से कैरेक्टर्स कैसे लिखना चाहिए? कहाँ मतलब ऑब्वियसली कोई ऐसा सेट रूल है या नहीं है पता नहीं, पर कहाँ से ये एक एक ब्लैंक शीट से लेकर फाइनल कहानी तक का सफर कैसे होता है ये? मतलब स्पेशली आपके केस में ऑब्वियसली कैसे सोचते हो आप? भाई कहाँ से आते हैं कैरेक्टर? भाई कहता था वैसे, मतलब जैसा मेरे लिए वर्क करता है, 2 तरह से वर्क करता है। एक तो मेरी मेरी जैसी कहानी का जो दुनिया है, उस दुनिया में कौन से कैरेक्टर फिट होंगे, यार वो कैरेक्टर है उसकी क्या कहानी हो सकती है, तो 2 वे में देखता हूँ मैं। लेकिन मोस्टली जितने भी कैरेक्टर्स है ना, मेरे सारे कैरेक्टर्स वही हैं। मैं जो भी लिखा है मैंने आज तक, वो सारे कैरेक्टर्स वही कैरेक्टर्स होंगे जो मेरे आसपास के लोग हैं, और प्लस मैं। तो बेसिकली जो बॉडी है ना उनकी, जो जैसे वो बिहेव करते हैं, जैसे रहते हैं, जो उनके एस्पिरेशंस है, वो सब उनके हैं। लेकिन वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो ज्यादातर मैं ही हूँ, मेरे ही अलग अलग वर्जन होते हैं। और लेकिन मैं वही लोग यूज करता हूँ जिन लोगों से मैं अभी फिलहाल कांटेक्ट में नहीं हूँ, या फिर जो लोग मेरे लिए अब लाइफ में रेलिवेंट नहीं है। जैसे अभी मैं हम दोस्त हैं, या जाकिर है, या फिर कोई भी और में जो अभी दोस्त है जिनके साथ मैं रहता हूँ, उठता बैठता हूँ, मैं कभी उनको उनका कैरेक्टर यूज नहीं करता। मैं उनका कैरेक्टर यूज करता हूँ जो शायद मेरे जहाँ मैं जांजगीर नाम की जगह है, जिला है। अ, जिला के हिसाब से अपने अगर जांजगीर में बैठ के देखो तो काफी बड़ी जगह है, लेकिन अगर आप बम्बई से देखो तो बहुत छोटी जगह है। हम्म, तो जांजगीर के जो आसपास मेरे लोग हैं वो सब लोग यूज करता हूँ, तो बेसिकली कैरेक्टर वही होते हैं, और वो जैसी कहानी होती है उस हिसाब से लोग चलते हैं। तो मेरा प्रोसेस तो ये है भाई कि जितना ज्यादा रियल हो सकता है उतना रियल लगता हूँ, ताकि वो स्टोरी जो सीन भी होंगे, फिर उसका अगर कैरेक्टर रियल है तो सीन भी बहुत रियल होंगे। मतलब अगर कुछ रियल और ओरिजिनल उसका पर्सन है, तो नया भी होगा, कभी वो कॉपी नहीं लगेगा कहीं से कि यार ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है। तो ये मैं हम्म, कोशिश करता हूँ। हम्म। पहले ही हम दिल्ली बम्बई आ गए, बट मैं वापस आपको छत्तीसगढ़ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि और ये मैंने पहले भी सीरीज में डिस्कस किया है कुछ गेस्ट के साथ कि आपका घर कहाँ है, आपका बचपन कहाँ है, आपकी फैमिली कैसी है, आप कैसे बड़े हुए, वो मोर और लेस आपकी जिंदगी को पूरी ताउम्र जिसको कहते हैं इम्पैक्ट करता है, ठीक है। भले ही कई बार हम उस फैक्ट को रियलाइज भी ना करें। मतलब सिगमंड फ्रायड ने तो काफी कुछ लिखा है और हमने भी काफी कुछ पढ़ा है कि हमारा बचपन, हमारा परिवार, हमारा
अपने पिता के साथ रिश्ता, माँ के साथ रिश्ता, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता, भाई बहन के साथ रिश्ता, हमारी भाषा, हमारा आर्थिक स्टेटस जो भी था, सब कुछ हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता रहता है। बट एज अ राइटर शायद वो इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू बाकी प्रोफेशन, क्योंकि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैं प्रोग्रामिंग ही कर रहा हूँ। शायद मेरी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है मेरा बचपन, बट मेरी प्रोग्रामिंग को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। बट राइटर और बाकी प्रोफेशन में एक ये बड़ा डिफरेंस ये है कि राइटर की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं बहुत मिली हुई होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। कि आप एक नई नई कहानी सोच रहे हो तो आप अपना ही कोई बचपन की बात सोच लेते हो। अब कैरेक्टर्स जैसे आपने कहा कि कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो शायद आपके मोहल्ले में होते होंगे, आपके कॉलेज में होते होंगे, कोई आपके मौसा होंगे, कोई फूफा होंगे, वगैरह वगैरह। हाँ। तो मैं थोड़ा इस बारे में आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि एक राइटर की जिंदगी में उसका होम टाउन, उसकी चाइल्डहुड, उसकी फैमिली, उसका रीजन, उसका वैल्यू सिस्टम कितना इम्पैक्ट करता वो जैसा कहते हैं भाई कि मैं जो भी लिखूंगा ना, और या फिर मैं किसी की भी राइटिंग पढ़ता हूँ, तो राइटिंग ना बहुत रिवील करती है कि वो आदमी जिसे लिखा हुआ कैसा है। तो अगर मैं मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं नक्सलाइट के बारे में लिख रहा हूँ, तो जो लिख रहा हूँ वो मेरे कैरेक्टर के टेक है, लेकिन मैं नक्सलाइट के बारे में लिख रहा हूँ, ये बताता है कि मैं नक्सलाइट के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नक्सलाइट की प्रॉब्लम है या जैसा भी जो भी है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो वो मेरा मेरा थॉट प्रोसेस रिवील करता है हर बार। तो मैं जो भी लिखूंगा, जो भी कैरेक्टर सब उसी बने हुए कैरेक्टर है जैसा मैं हूँ, और मैं जैसा हूँ उसका मतलब ऐसी हमारी एक चोरी है जिसके हिसाब से पापा कैसे हैं आपके, आपके पिता कैसे, क्योंकि हम लोग ऐसा लगता है, मेरी और जाकिर हम हमारी आपस की चोरी है, हम लोग ऐसा लगता है, उस टाइम गलत हो, कि आपके पापा जैसे हैं और आपका परिवेश जैसा है, वो दोनों डिफाइन कर देता है कि आप कैसे आप कैसे इंसान बनोगे, आप कैसा कैसा करोगे। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि माँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबकी बहुत अलग हो सकती है, बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों के 90% माँ एक जैसी होती है और अपना 100% देती है। लेकिन बाप बहुत डिफर करता है। पापा बहुत तरह के हो सकते हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से रखते हैं, वो किस तरह से कितना डोमिनेटिंग है, कैसे है, उस हिसाब से बच्चा बड़ा होगा। तो बच्चा कोशिश करता है कि अपने फादर की कोई भी जो बुराइयां हैं वो ना ले, और वो अपने फादर से बेसिकली एक तरह से लड़ रहा होता है कि आप में ये अच्छा नहीं है, मैं ये सब नहीं करूंगा, आपकी सारी अच्छाइयाँ लोग। तो जैसे मेरे अंदर भी है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे अंदर मेरे पापा की सब अच्छाइयाँ हैं, मेरे पापा की एक भी बुराइयां नहीं है। लेकिन मैं जो इस बार अभी मैं जब से मैं घर छोड़ा तो पहली बार मैं घर में इतने दिन रहा हूँ इस बार, तो मैंने एक चीज रियलाइज की, जितनी मेरे अंदर बुराइयां हैं तो सारी बुराइयां मेरी मम्मी के अंदर भी है। तो ऐसा नहीं मेरी मम्मी के अंदर अच्छाइयाँ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी मम्मी की एक भी अच्छाइयाँ नहीं है। मेरी सारी बुराइयां मेरी मम्मी से आई है, और मेरे पापा की सारी अच्छाइयाँ नहीं है। तो शायद मैं मम्मी को ज्यादा बेटर इंसान मानता था सारे पूरे बचपन में। तो मैंने उनका देखा ही नहीं कि उनका बुरा क्या है, मैं उनको उनके जैसा कुछ करता रहा। पापा की बुराइयां नहीं देखी, तो मैं पापा का वो सारी बुराइयां हटा के उनकी सिर्फ अच्छे ली है। तो ये मेरा पर्सनल कैरेक्टर है जो मेरे मम्मी पापा से मिलता है। है? एक राइटर के जितना ज्यादा मैं आपको सुन रहा हूँ या जितना बाकी राइटर्स को सुनता हूँ, एक या इनफैक्ट ये हर आर्टिस्ट के साथ सेम चीज है कि अपना खुद का काम जब आप पीछे देखते हैं तो आप खुद के काम के एक क्रिटिक बन जाते हैं कि यार मैं कैसा लिखता था, यार मैं पहले बहुत अच्छा लिखता था, नहीं मैं पहले खराब लिखता था। तो जिसको हम अंग्रेजी में इवोल्यूशन कहते हैं कि आपकी राइटिंग इवॉल्व होती रहती है विद टाइम, विद हम्म, सर्कमस्टेंसेस, विद सिटी। हम्म, जहां तक अभी तक मैंने आपको सुना, मैं मुझे आपके लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट फेजेस दिख रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ का फेज, एक दिल्ली का फेज, एक बॉम्बे का फेज। आपको कभी आपने कुछ नोटिस किया कि इस चेंज इन सिटी से आपकी राइटिंग उस तरीके से कुछ इवॉल्व हुई, उस शहर का कुछ फर्क आया आपकी राइटिंग में, आपकी लाइफ में, विथ टाइम, विथ प्लेस? ऐसा कभी आपने नोटिस किया? हाँ भाई, मुझे लगता तो है बहुत ज्यादा तीनों तीन मतलब छत्तीसगढ़ में तो मैं ऐसा कुछ लिख नहीं रहा था। जब मैं दिल्ली शुरू में आया तो मैंने ऐसा लिखना शुरू किया, और मैं सबकी जो भी मैं 2-4 लाइनें जो भी 2-4 पेजेस लिखूंगे, मैं अगर वो देखूं तो बहुत नाइवनेस है। मैं बहुत नाइव था जब मैं शुरू दिल्ली में आया तो। और नाइवनेस अच्छा भी होता है, नाइवनेस बुरा भी होता है। नाइवनेस ये भी है कि आपको पता नहीं कि आप कौन हो, आप कैसे इंसान हो, आप कितना अच्छा लिख रहे हो, कितना बुरा लिख रहे हो। तो नाइवनेस है, उसके फायदे हैं कि आप कभी मैजिक लोगे और कभी आप बहुत ट्रैश लिखोगे। मैजिक कम होगा, ट्रैश बहुत ज्यादा होगा। तो दिल्ली ने बहुत कैलकुलेटिव बना दिया कि मैं ये करेंगे तो ये होता है, ये करने से ये होता है। तो इसकी वजह प्रॉब्लम ये होती है, अगर आप सब पहले से प्लान करोगे तो आप सरप्राइज का स्पेस छोड़ते हैं किसी चीज के लिए। तो कोई भी काम, जैसे कि बंजी जंपिंग है,
मैं लाइफ में कभी बंजी जंपिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लाइफ में सरप्राइजेस नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि क्या हो रहा है मुझे पता होना चाहिए पहले से, और मुझे लगता है कि मुझे पता ही रहना ही सही है। तो डेली ने मेरे लाइफ ये मुझे इस तरह से रिस्ट्रेन किया, और ये राइटिंग में से इम्पैक्ट हुआ कि मैं जब दिल्ली के बाद जब मैं बम्बई पहुंचा, मैं जब लिखा था स्टार्टिंग में, तो मैं प्लॉट लिखता था। प्लॉट लिखने का मतलब कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और प्लॉट ट्विस्ट, ये ट्विस्ट, फिर ये ट्विस्ट आएगा, फिर ये ट्विस्ट आएगा। तो ये प्लॉट ट्विस्ट है। और बम्बई में रह के जो मैंने सीखा वो ये है कि दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि प्लॉट में क्या ट्विस्ट आ रहा है। सबको इस बात से फर्क पड़ता है कि जिसके साथ हो रहा है वो इंसान क्या फील कर रहा था, उसका वो इमोशन क्या था, कि वो या प्लॉट ट्विस्ट तो हो गया, तो उस इंसान ने क्या फील किया। आप बेसिकली कोई भी, जो भी दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट हैं, सब इमोशन बेच रहे हैं। हम सब इमोशन बेच रहे हैं। एक्टर एक्टिंग करके इमोशन बेचता है, राइटर राइटिंग लिख के इमोशन बेचता है, पेंटर पेंटिंग से इमोशन बेचता है, सब अपने सब इमोशन बेच रहे हैं हम लोग। और मैंने इमोशन लिखना बंद कर दिया था दिल्ली में रहते हुए। फिर मैं जब बम्बई आया तो फिर जैसे यहाँ पे जो मैंने देखा, जो सीखा, तो फिर मैंने फिर से वो इमोशन लिखने शुरू किए जो मैंने नाइट था, जो मैं कर रहा था। तो दिल्ली के फेस ने मुझसे वो छीना, लेकिन उसने मुझे प्लॉट लिखना सिखाया। तो मैं प्लॉट इमोशन दोनों लिख रहा हूँ फिलहाल। मुझे ऐसा लगता है आगे चल के पता चलेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कैसा लिख रहा हूँ। कुछ और चीजें जो आपने काफी बार बोली, मैं उनको एक एक करके उठाने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट काफी बार आपकी स्टोरी में आया है, बचपन में भी आया है, आगे भी आया है, और अभी जितना मैं आपको पर्सनली जानता भी हूँ, तो पिछले कई सालों से इन पर्सन देख रहा हूँ। तो थोड़ा उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है कि हमारे देश में तो लगभग हर हर आदमी बात करता है, उसमें कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है। क्रिकेट खेलने भी सबने कभी ना कभी किसी स्तर पे किसी न किसी टाइम के लिए खेला है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे किसी से मुझे क्रिकेट खेला है तो हाँ खेला है, तो क्या करते थे, ऑलराउंडर था। मतलब क्रिकेट में भी सबने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, हाँ, कैप्टनसी भी की है, फील्डिंग भी की है। क्रिकेट का बहुत इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट फिर भी सबके लाइफ में कम या ज्यादा रहता है, और जितने लोगों को मैंने जानता हूँ पर्सनली, आपके लाइफ में मैंने क्रिकेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा है। तो थोड़ा मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ क्रिकेट की बात करते हुए, कि आपके लाइफ में या आपको क्या लगता है क्रिकेट के बारे में, क्योंकि हमने काफी बात की है ऑफलाइन इन चीजों हाँ, के हाँ, बारे में, हाँ। कि किस तरह से टीम स्पोर्ट्स देख के आप एक इंसान के बारे में बहुत बता सकते हो, या फिर एक इंसान का क्रिकेट की तरफ एटीट्यूड, क्या स्पोर्ट्स की तरफ एटीट्यूड, काफी कुछ ये भी दिखाता है कि लाइफ में उसका एटीट्यूड क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके पास काफी कुछ होगा बोलने का। तो थोड़ा क्रिकेट की बात करते हैं विश्वास। तो वहां जब मैं चीज सीख रहा था, तो वहां जो अभी मेरी जिंदगी जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ, जो चल रही है मेरी लाइफ में, उसमें इसका बहुत योगदान है क्रिकेट का। तो क्रिकेट ग्राउंड में मुझे महसूस हुआ कि मैं ना मैं सही कर नहीं रहा हूँ जो मैं वहाँ क्रिकेट ग्राउंड में करता हूँ। तो क्रिकेट ग्राउंड की चीजें रेक्टिफाई करने के लिए मैंने कुछ लोग पिक किए कि यार मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, जिनका व्यवहार मुझे बहुत बढ़िया लगता है। यार इनसे मैं काम सीखूं ना सीखूं, कुछ और सीखूं ना सीखूं, इनसे मैं देखूंगा कि काम कैसे करते हैं लोग, कैसे डील करते हैं चीजों के साथ। तो उनमें से एक हुसैन भाई है, हुसैन दलाल। तो मैंने उनके साथ काफी कोलैबोरेट किया, कुछ चीज़ों में करने की कोशिश की, साथ में हमने काम किया। फिर मैं आपके साथ करता हूँ, हम दोनों जो चीज़ें लिख रहे हैं साथ में, शरद भाई हैं। तो आप लोग तीनों में एक जो कॉमन चीज़ आप तीनों में जो मैं पिक करने की कोशिश करता हूँ, वो है कि आप जैसे जैसे आप लोग जितना काम रहते हो, जितना काम हो कि आप लोग काम करते हो, जितने अच्छे से आप लोग प्रेशर सिचुएशन में आप लोग मतलब बहुत अच्छे डील करते हो। कोई जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मिड लेवल मैनेजमेंट की जहाँ पे होता है वहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैंने कुछ लिखा, मैंने एक आदमी को दिया, वो मिड लेवल मैनेजमेंट का बंदा है, उसको अपने बॉस को सेटिस्फाई करना है, और उस मिड लेवल मैनेजमेंट वाले को बिल्कुल नहीं पता कि बॉस को क्या चाहिए। तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, और फिर मैं बहुत ही बुरे तरह से रिएक्ट करता था उन चीज़ों पे। और फिर मैंने पिछले ये कोलैबोरेशन जो क्रिकेट की वजह से मैंने जो सीखा अपने आप से, जो लर्न किया, जो मैं आप लोगों के साथ काम किया, उससे मैंने जो सीखा, अब मैं थोड़ा मुझे ऐसा बेटर बिहेव करता हूँ, मैं बेटर इंसान हूँ उसकी वजह से। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, ऐसे टीम स्पोर्ट्स खेलो ना, तो मतलब सभी खेलते हैं, सबको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं ये बात फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ। तो टीम स्पोर्ट्स खेलने से ना आप वर्ल्ड के लिए बहुत प्रिपेयर होते हैं। जो वो बच्चे जो घर पे रहते हैं, वो वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं होते, वो दुनिया के लिए प्रिपेयर नहीं होते, वो कि वो क्या होगा, कैसे होगा, वो बाहर जाएंगे तो कैसे होगा। अगर आप कुछ स्पोर्ट्स में हो तो बार बार बाहर जाते हो, अलग अलग शहरों में जाते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, सीधे राइड हो रही है। तब उसका जब 12th के बाद ज्यादातर लोग को अपना घर छोड़ना पड़ता है, बाहर जाते हैं पढ़ने। तो अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपने कुछ खेला हुआ है, और आप तब जाते हो ना, तब वेल इक्विप्ड होते हो वहां पे अडॉप्ट करने के लिए वहां की सिचुएशन। पर आपने कुछ खेला नहीं, आप घर पे रहने वाले लोग हो,
और फिर आप जाओगे तो शायद उतने से आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दोस्ती यारी करने की, आपको वो सब की आदत नहीं है। आपने क्रिकेट के अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे काफी रिलेटेबल लगी वो है दोस्ती की। क्योंकि मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग रोल्स में भी दोस्त तो बना ही लेता है। इस टाइप के लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक एक ये बात प्रूव करती है कि वो अडेप्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि नए शहर में आकर उनको लगता है कि नहीं नहीं ये लोग बहुत कूल है, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, ये लोग बहुत बोरिंग है, इनसे मैं बात नहीं करूंगा। और आपके साथ भी वो सही है, और आपने वो बोला भी। तो मैं थोड़ी सी दोस्ती की बात करना चाहता हूँ, स्पेशली बॉम्बे की, क्योंकि बॉम्बे की दोस्ती, जिस उम्र में हम बॉम्बे आए हैं वो उम्र थोड़ी अलग है, क्योंकि हम बॉम्बे में पढ़ने के लिए नहीं आए, हम बॉम्बे में ग्रो अप नहीं किए, हम बॉम्बे में करियर बनाने हैं। हम वो इमिग्रेंट्स हैं इस शहर के, जो यहाँ विद द सोल फोकस ऑफ मेकिंग करियर एंड मेकिंग मनी एंड लाइक लाइवलीहुड के लिए हम इस शहर में आए। तो उस हिसाब से बम्बई काफी अलग है कंपेयर टू जहां भी हम इससे पहले रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ की दोस्तियां भी अलग होती हैं, क्योंकि लोग कई बार तो ऐसा बोल देते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में लोग दोस्ती नहीं बनाते, बट ऐसा नहीं है, हमने बनाए और काफी लोगों ने बनाए। बट कहीं ना कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ वो दोस्ती अलग होती है, क्योंकि आप अगर एक क्लासरूम में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सेटअप है, एक ग्राउंड दे दिया गया है कि लो दोस्ती कर लो। या आप कॉलेज जाते हो तो चलो 4 साल हाँ, साथ में रहना है, दोस्ती कर लो। मुंबई की दोस्ती अलग है, ऐसा बहुत रेयरली होगा कि आपको ऐसा प्लेटर पे दिया जाए कि चलो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा दोस्ती के लिए। जैसे आपने कहा क्रिकेट खेलते हैं साथ में, कुछ लिखते हैं साथ में, या कुछ करते हैं साथ में। तो बम्बई की दोस्ती आपको कुछ आपने ऐसा देखा कि बॉम्बे हैज अ डिफरेंट वाइब बाकी शहरों के कंपैरिजन में, या आपका क्या एक्सपीरियंस था बॉम्बे बॉम्बे दोस्ती के बाद? अ, भाई तो बॉम्बे शहर ना, जब जब मैं शुरू आया, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन जो बॉम्बे शहर के बारे में था वो ये था कि ऐसे लाशों का शहर लगता था मुझे। जैसे कि सब मुर्दा लोग, एक जैसे देखने वाले लोग, एक जैसे सुबह उठ के जाते हैं, शाम को सब घर आ जाते हैं, सेम जैसा, सब सेम जैसा बिहेव करते हैं, सब लोग अच्छे लोग। इन जनरल मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा 90% लोग आपको बम्बई में अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर मुझसे रात पता पूछोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो बहुत साफ शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बताए कि यहाँ से यहाँ जाना और फिर ये है। तो उससे ठीक पहले मैं दिल्ली से होके आ रहा था, वहाँ वहाँ पे 90% लोग तो आपको ये सही रास्ता नहीं बता रहे, और बता भी रहे तो पहले तो पूछेंगे क्यों जाना है, क्या कर रहे हो, कौन हो, किधर से जाकर जाओगे, कितने पैसे हैं, तो किस में बैठ के जाओगे, मतलब सीधे से कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो वहाँ बहुत कलरफुल था, तो वहाँ से यहाँ पे आया तो ये इस शहर में वो कलर नहीं मिला मुझे, तो पहले तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। तो जिससे मैं शहर के बारे में थोड़ा और समझा, तो क्योंकि एक अगर चीज जैसे कहते हैं ना कि दो लोग अगर नहीं बन रही है और दोनों का सेम प्रॉब्लम में आ जाए, तो फिर दोनों की बनने लग जाएगी उसमें, क्योंकि दोनों सेम प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, दोनों देखेंगे यार कि तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस शहर में सर सेम प्रॉब्लम है, तो सब एक ही जैसा डील करेंगे ना, कुछ होगा ना। मेरी लाइफ के सबसे आ, ज़हीन लोग, सबसे, मतलब मैं इससे पहले जितने मेरे दोस्त बनते थे ना, तो वो क्योंकि बाकी सारे शहरों में लोगों को और बहुत सारी चीज़ें करनी थी। इस शहर में ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जो या फ़िल्म से जुड़े हुए हैं या फिर किसी तरह से रिलेटेड लोग हैं। कोई सिंगर है, कोई सॉन्ग कंपोज़र है, कोई सॉन्ग बनाता है, कोई एक्टर है, या कोई ज़्यादातर लोग राइटर है। ज़ाकिर, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और सब लोग एक जैसा सोचने वाले लोग, सब सोचते हैं एटलीस्ट। तो सीखने का बहुत सारा है बम्बई के दोस्तों से, बहुत सीखने का है। और दोस्त ऐसे दोस्त हैं यार, बिल्कुल, मतलब मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि कॉलेज के पास दोस्त ही बनते, और हम तो कॉलेज गए ही नहीं थे, हमारे कहाँ दोस्त बनते। लेकिन फिर वही बम्बई ने मतलब बहुत दोस्त दिए। तो बम्बई का ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे दोस्त, बहुत सारे दोस्त। हम्म। अब एक नाम जो आपके पूरे इस पूरे कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा बार आया है वो ऑफकोर्स जाकिर है। तो थोड़ा एक बार फॉर्मली वो क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि क्योंकि क्योंकि ये दोस्ती, जैसा आपने कहा कि ये वो वाली दोस्ती है जो कि संघर्ष जिसको कह सकते हैं, वैसे आपने कहा कि हाँ, आपके दिमाग में वो संघर्ष नहीं था, बट अब देखो पीछे से या एक थर्ड पार्टी की तरह देखो हाँ, तो वो कुछ खास अच्छे दिन नहीं थे। किसी को शौक नहीं है ऐसे जीवन का कि सुबह उठ के आपका प्लान है कि सुबह और दोपहर में समोसे खाएं ताकि रात में 35 रुपए की थाली खा पाए। ऐसी जिंदगी कोई जीना नहीं चाहता। ये सब 35 रुपए की। नॉस्टैल हाँ 35 रुपए की थाली। ये चीजें नॉस्टैल्जिया में ज्यादा अच्छी लगती हैं जब खाते हाँ, होते हो। कई बार ये छुप जाती हैं क्योंकि जिंदगी में कुछ और ही चल रहा होता है। बट ये कुछ अच्छे दिन थे नहीं। बट आपने वो देखा 13-14 सालों से वो। और मैंने तो काफी पर्सनली ये जानता हूँ ये चीजें, बट मैं अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे कि एक एक छोटे से कमरे में रहना बम्बई दिल्ली में,
हॉस्टस विलेज हो चाहे जंगपुरा हो, यहाँ वहाँ यहाँ, फिर बॉम्बे आना, बॉम्बे में रहना, धीरे धीरे उस दिन से लेकर आज, जो कहते हैं ना एक वो दिन था और आज का दिन है। तो इन इन 12-13 सालों की दोस्ती, या जाकिर के बारे में कोई ऐसा अगर आप कुछ कहना चाहें, या ओवरऑल कुछ भी। मतलब जाकिर के बारे में जितनी बातें, मतलब जाकिर कौन है, कहाँ से, कैसा करता है, उसके इतने सारे इंटरव्यूज पढ़े हैं आपको यूट्यूब में भी और सारी जगह पे भी, आपको जाकिर के बारे में ऑलमोस्ट सब पता है। मैं बोल जितनी बात अब इसके ऊपर में बताऊंगा ना, तो सब बहुत बहुत इमोशनल बातें हैं, बहुत वन ऑन वन वाली बातें हैं। जैसे फिल्मों में हीरो होते हैं ना, फिल्मों में हीरो होते हैं, वैसा नहीं है वो। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा जाकिर है ना, फिल्म में वैसे हीरो होने चाहिए। जैसे भी पैंडेमिक आया, जो ये सब चल रहा था, तो मैं देख रहा था बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह लोग पोस्ट कर रहे थे, बहुत सारे, और मेरे बहुत सारे और दोस्त हैं जो जिनसे मेरी बात होती है, वो कहते हैं यार जाकिर कुछ पोस्ट नहीं करता, उसका इतना वो इम्पैक्ट है, वो कुछ नहीं करता। और मैं मतलब उनको नहीं बताता कि पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा उसने अकाउंट पे ही ऐड किए हैं। तो ऐसे घेर उसने बहुत, वो जैसा करता है ऐसा इंसान है। तो ये एक बात उसके बारे में मुझे लगती है जो लोगों को नहीं पता, और वो जैसा इंसान है लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कॉमेडी सर्किट में भी कुछ भी प्रॉब्लम किसी को होती है, तो आपको ही पता है, मुझे पता है, वो पहला इंसान होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन वो फिर वो हेल्प करके वो पोस्ट नहीं कर रहा होता इंस्टाग्राम पे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो कर रहा होता है काम, वो काम कर रहा है ना, वो गायक कैसे, और ऑफिस होता था ना, जो सबसे ज्यादा काम करता है वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो काम कर रहा है ना, वो तो नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो आदमी रहता है। तो उससे सीखने को बहुत कुछ है मेरे लिए। दूसरा कि उसके और मेरे बीच में जो पिछले इतने साल है, जो मैंने सीखा है उससे और जो उसने मुझसे सीखा है, तो आपको मेरे अंदर में जो भी अच्छाई दिखेगी ना, ज्यादातर अच्छाई ना जाकिर चाहिए। तो मेरी प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी, आ, काम में अच्छा चल नहीं था काम मेरा, तो मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे ऐसे, वो कभी अच्छी सलाह नहीं थी। तो जब मैं दुखी रहूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, तो मुझे और घटिया बातें बोलेगा, और वो सबको ऐसे ही करता है। मुझे, मैं सबको मना करता हूँ उसे सलाह मत लो भाई, वैसे ही बोलेगा तू ही घटिया आदमी है, तेरे से ही नहीं हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि तेरे पास कहाँ है वो स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट तुझे लगता है कि ऑस्कर विनिंग स्क्रिप्ट है, तू ये लेके जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे पास कहानी है, मैं सुनाऊंगा, कोई बोलेगा पैसे देगा तो लिखूंगा ना। उसने बोला कि तुझे क्या रोक रहा है लिखने को, तो राइटर है, तो कंप्यूटर है, तुझे लिखना है, तो आइडिया है, लिखना। पिछले 2 साल में मेरे पास अब जो 4 फिल्में, 4 वेब सीरीज है, सब उसकी वजह से, ये उसका आइडिया था। तो ऐसा मुझे लगता है, जो भी मेरे अंदर की अच्छाई है ना, ज्यादातर अच्छाई उसकी है, और उसके अंदर जितनी बुराइयां है वो सारे क्रेडिट में ले जाता हूँ। तो जो भी बुरा है सब मैंने सिखाया है। तो सिर्फ बुरा है, थोड़ी बुराई में आदमी ने खुश रहता है, तो मैं खुश रहना सिखाया, तो मुझे लगता है तो ये उसमें दोस्ती और ये जाकिर है मेरे लिए। चलिए एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम रैपिड फायर कर लेंगे क्विक सा। क्योंकि आपने सीखने सिखाने की बात बोली, तो मेरा लास्ट सवाल सबसे जेनेरिक सवाल है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये एपिसोड शुरू किया था इस बात को लेके कि मैंने आपसे काफी कुछ सीखा है। हो सकता है इसका आंसर कुछ बहुत ही क्लीशेड हो, बट फिर भी क्लीशेड भी किसी रीजन के लिए क्लीशे होते हैं। तो मेरा लास्ट बस ये है कि जो भी ये एपिसोड सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, अगर आप एक इंसान को कुछ भी सीख देना चाहेंगे, जो आपको लगता है आपने लाइफ में सीखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से, हो सकता है वो किसी और के लिए वर्क ना करे, बट अगर एक होता है ना कि सर जाते रहते कुछ सिखा के चले जाते सर, तो ये वो वाला क्वेश्चन है कि जाने के पहले अगर आप कुछ भी ऐसा लाइफ लेसन विच यू हैव लर्न लाइफ से, राइटिंग से, दुनिया से, वो शेयर करेंगे तो बहुत मेहरबानी। यार ये बड़ा ही मुश्किल वो सवाल है भाई, कि मैंने क्या सीखा है। जो मैं सीख रहा हूँ भाई, जो मुझे लगता है कि जो मुझे प्रॉब्लम दिखती है आसपास, मेरे मेरे आसपास के लोगों में, वो बता देता हूँ मैं, शायद किसी के काम आ जाए। कि जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा अंदर देखना चाहिए। और अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हो, दुनिया जिम्मेदार नहीं है। और दुनिया नहीं बदलने वाली है। अगर आप चाहते हो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया तो नहीं बदलेगी ना, आप ही बदल सकते हो। अगर आपको जो भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, अपने अंदर देखो, आप ही अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। जैसा राइटिंग में कहते हैं ना, कि आपकी थर्ड एक में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके फर्स्ट एक में आपने कोई प्रॉब्लम थी जो आपने सॉल्व नहीं की थी, तो आपने पीछे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आज प्रॉब्लम आ रही है, तो पीछे तो सॉल्व करो, आगे की लाइफ में प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। दुनिया को दोष देने में कुछ फायदा नहीं है, दुनिया को दोष दे लो, दुनिया नहीं बदलने वाली, दुनिया जैसी वैसी रहने वाली है। तो यही है, मुझे लगता है कि अगर वाह, आप अपने ढूंढो सब मिल जाएगा। टोटली एग्री, टोटली एग्री, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह ये एक रामबाण है कि हाँ बिकॉज मैं इसलिए ये रामबाण है क्योंकि ये सबसे मुश्किल तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आप समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे आसान तरीका है फट से बाहर ब्लेम कर देना। हाँ रिश्ते रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो मेरी गर्लफ्रेंड ही ऐसी है,
मेरी वाइफ हाँ ही ऐसी है, परिवार में खराब चल रहा है, मम्मी पापा ऐसे हैं यार, स्कूल में खराब चल रहा है, मेरे टीचर ही मेरे को पसंद नहीं करते। तो हर जगह इजिएस्ट रूट वो है। जब ये ऐसा किसी को ये बोलना होता है कि वो शायद मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, तो वो सबसे हाँ डिफिकल्ट है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो रैपिड फायर पे आते हैं। रैपिड फायर अपना बहुत सिंपल होता है विश्वास। क्वेश्चन होते हैं ठक 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 ठक, बिना सोचे आंसर देना होता है। और हम क्विकली एक बार सारे आंसर रिविजिट करते हैं कि अगर उसमें कुछ एक दो लाइन ऐड करनी हो, या आपने क्यों बोला, ठीक क्या है बोला, ठीक है। तो एक ही रूल है कि ठीक टॉप ऑफ द माइंड आना चाहिए, जोरी नहीं है वो सही है गलत है, बट सबसे पहले ठीक वही है आएगा, ठीक है ठीक ठीक है। है, बहुत मुश्किल है ये। हाँ। नहीं, इसमें कुछ एक सवाल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सारे वैसे हैं कि शायद एक दो लाइन और अच्छी आ जाए, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। चलिए, ओके, रैपिड फायर विद विश्वास शर्मा। बेस्ट थिंग अबाउट चाचा विधायक है हमारे। है। सक्सेस बहुत चला यार। वर्स्ट थिंग अबाउट चाचा विधायक है हमारे। राइटिंग बहुत बेहतर हो सकती थी। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम। यार बहुत सारी हैं यार, हाँ, सॉरी मुझे मतलब। पता है, इसलिए जो सबसे पहले आ जाए हमें बताना पड़ेगा। अंग मतलब डायरी फिलहाल दिमाग में ये आ रही मुझे। हाँ, ओके ओके। फेवरेट टीवी शो ऑफ ऑल यार बहुत ही क्लीशे है, लेकिन फ्रेंड्स से अच्छा मैंने कुछ नहीं देखा। टाइम। फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम। फेवरेट बुक है तरकश के पहले 4 पेज। फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। फेवरेट क्रिकेटर यार MS धोनी है। वन थिंग यू लाइक द मोस्ट अबाउट जाकिर। यार वही यार वो उसका 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 मतलब कि थोड़ा 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 2 सेकंड ज्यादा ले रैपिड फायर से कि उस बड़प्पन बहुत ज्यादा यार, वो मतलब जब हम लोग बहुत पेट बिल्कुल नहीं, तब भी उसे बड़प्पन बहुत था। और मैं बड़ा बहुत तुच्छ आदमी, इसलिए मुझे वो डिफरेंस बहुत ज्यादा हमेशा लगता है। बड़ा फन। वन थिंग यू हेट द मोस्ट अबाउट दैट। वो यार सलाह लेने जाओ तो बहुत घटिया बातें करता डिफाइन दिल्ली इन वन वर्ड। है यार। वो गाना है ना दिल्ली से जो है ना तू है जैसा तू, बेस्ट है। डिफाइन मुंबई इन वन वर्ड। मिसअंडरस्टूड। वाह, देखिए, इसके साथ ही हमारा बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल खूबसूरत सुंदर सा रैपिड फायर खत्म होता है। हम क्विकली एक बार सारे आंसर रिविजिट कर सकते हैं। चाचा विधायक है हमारे, जिन लोगों को नहीं पता, सीजन 1 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटिंग पर्सन विश्वास ही है। तो बेस्ट थिंग अबाउट चाचा विधायक है हमारे, आपने बोला सक्सेस। सही बात है, बहुत चला चाचा विधायक, कोई हाँ डाउट नहीं। वर्स्ट थिंग अबाउट चाचा विधायक पे तो आपने राइटिंग ही बोला, ऐसा क्यों? यार वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं सबको मतलब मैं ये इतनी सी क्लिप मैं सारे प्रोड्यूसर को भेजना चाहता हूँ। तो हम्म, बेसिकली जब हमने लिखना शुरू किया तो हमको ये कहा गया था कि मर्जी पड़े उसका एपिसोड लंबा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सारे एपिसोड जो भी आप देखोगे, सारे एपिसोड 45 पेज के एपिसोड है, 45 मिनट्स के मतलब एपिसोड है, 35 से 45 पेजेस के एपिसोड के। फिर जब बजट वजट हुआ, बल्ची वल्ची हुई, और फिर उस टाइम फिर अमेजोन ने बताया कि 22 मिनट से ऊपर के एपिसोड हम डाल ही सकते। बहुत ही सरफेस लेवल कहानी लगने लगी वो कहानी, सेम कहानी। कि फिर भी हमने उसका इनोसेंस बचा लिया। जाकिर का ये था कि जाकिर बेसिक उस राइटिंग में जाकिर का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, उसने जो कहा था हमें कि यार घर वाली फीलिंग आनी चाहिए, आराम होना चाहिए, सुकून होना चाहिए कहानी में। तो सुकून मत छीनना, बाकी जो भी काटना है काट दो। मैं तो काफी दुखी हूँ ये सुन के कि क्रांति की भी एक और कहानी, मुझे मुझे ज्यादा पता लगता है कि क्रांति क्या कर रहा है लाइफ आप चाहो तो मैं सुना सकता हूँ अभी आपको क्रांति की कहानी। में। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम, ऑब्वियसली इसका इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैं कल पूछूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, परसों कुछ और हाँ आएगा। हाँ हाँ। बट टॉप ऑफ द माइंड अंगमल डायरीज आया, तो थोड़ा उसके बारे में 1 मिनट बात कर ही लेते हैं। आपके आपके यार ओपिनियन। मुझे तो मैजिक लगती है यार वो पूरी फिल्म। यार वो फिल्म ऐसा है ना कि एक आदमी जिस फिल्म का नेरेटिव का फॉर्मेट ही है कि वो एक आदमी आपको इस शहर के बारे में बता दिया, पता नहीं शहर में ये था और ये भी था और ये भी था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर अभी ये हो गया। और सॉरी, वो जो डायरेक्टर है लीजो जोसेफ नाम है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसका सारा काम बहुत खूबसूरत काम है। उसके जो लास्ट सीक्वेंस है, जो कुछ 15 मिनट लॉन्ग सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है पूरा, एक चम्मच से शूट किया हुआ है। वो सीक्वेंस भी बहुत खूबसूरत है। बहुत कम बजट में, तो मलयाली सिनेमा में जो भी कर रहे हैं वो लोग, मलयालम सिनेमा में बहुत खूबसूरत काम है उनका, सारा काम बहुत अच्छा है। और टेक्निकल काम भी बहुत अच्छा है, इमोशनली भी उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। और ये कहानी मतलब अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत बेहतर बनती जैसी बनती वैसी फिल्म है। और यही दुनिया में हम भी वैसी कोई दुनिया में रहते हैं ना, हमारी दुनिया भी उसी के आसपास की दुनिया है। तो वैसे दोस्त यार, आपने देखी अंगमली डायरी? नहीं नहीं। अरे यार वही हमारी जैसी दुनिया है, दोस्त यार लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वही है, बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए मुझे वो ओके बहुत पसंद है। ओके।
मेरा सबसे इंटरेस्टिंग आंसर जो था वो अगला था, अबाउट टीवी शो। अगेन सेम, टीवी शो भी हर दिन अलग अलग आंसर हो सकता है, बट आपने, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपने कई टीवी शो देखे, दुनिया जहान के, भारत के बाहर के, हर जगह के, फिर भी आपका आंसर एक ऐसा आंसर है जिसने शायद सिर्फ एक ही टीवी शो देखा होगा। तो समझ हाँ रहे हैं, जो आपने खुद ही कहा कि बहुत ही क्लीशेड आंसर है, बट फिर भी आपने फ्रेंड्स था, तो थोड़ा फ्रेंड्स पे सुनते हैं आपके क्यों। यार, ये आंसर है जो आप मुझसे कभी पूछो, नींद से उठा के पूछो, चेंज शायद मैं करूँ, मैं हमेशा फ्रेंड्स ही बोलूंगा। मैं हम्म मतलब फ्रेंड्स ऐसा है कि सॉरी मैं इतनी तारीफ तो जाकिर की जिंदगी में नहीं की जितनी मैं कर रहा हूँ अभी। तो अगर आप हाँ, हफ्ते सिंगल देखोगे ना जाकिर का शो, तो शो और फ्रेंड्स में एक सिमिलैरिटी है कि आपसे जितनी समझ है आपको उतनी समझ आएगा। और आप एकदम जो देखने वाला एकदम हल्का आदमी है तो सिर्फ वो जोक दिखेंगे और जोक्स देखेगा और चला जाएगा, फ्रेंड्स में देख के भी सेम। लेकिन अगर आप डीप में डीपर, जितना डीपर जाते जाओगे, और फ्रेंड्स के एनालिसिस भी बहुत पढ़े हुए हैं तो लोग वही पढ़ के आते हैं और बोल देते हैं कि ये फ्रेंड्स हुआ है। अगर आप नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। वो 94 से वो लोग जो सीजन शुरू हुआ था, एक तो बहुत वो लोग अपने टाइम से बहुत आगे थे। वो जो बात सब कहते वो बात हम शायद आज भी अपने अपने शोज में नहीं कर पाते। और बहुत लेयरिंग, हर चीज बहुत खूबसूरत से लिखा हुआ, जोक्स, पंचेस, कैरेक्टर्स, सब कुछ बहुत खूबसूरत है यार, बहुत सब, मतलब मुझे मुझे सब पसंद है उसका। मतलब मैं पूरा दिन, एक दिन उसकी सिर्फ तारीफों में गुजार सकता हूँ कि फ्रेंड्स में क्या क्या पसंद है। और मतलब आप सोचोगे एक छोटा सा एपिसोड, कोई से भी रैंडम एक एपिसोड उठा लो, उस एपिसोड में जो लोग जिस टॉपिक वो पूरा एपिसोड है, अगर आप थोड़े भी समझदार आदमी तो हर टॉपिक एक फिल्म बना सकते हो, इतना मटेरियल है हर टॉपिक का। तो है, कोई फिल्म थी जो मुझे याद नहीं आ रही वो फिल्म, अच्छा हाँ, जो वो फिल्म है ना सोनू टीटू की स्वीटी। तो वो एक पूरा एक छोटा ट्रैक है वहाँ पे, हम फ्रेंड्स में, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर अलग हो रहे होते हैं, जोई और चैंडलर जो साथ रह रहे होते हैं, तो सेम इमोशन है, तो वो एक इमोशन पे वो एक पूरी फिल्म है, उस पर उनका एक एपिसोड है सर। तो बहुत डीप है यार। फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम आपने बोला तरकश के पहले चार, तरकश मेरे ख्याल से जावेद अख्तर की किताब है। भाई मतलब यार जिंदगी में जिस भी दिन मुझे, देखो एक तो तरकश हमने उस टाइम पढ़ी थी, आ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं तरकश हमारे घर में आई कैसे थी। फिर जाकिर लेके आया था, मैं लेके आया था, या फिर शायद मैं रेलवे स्टेशन में, बिलासपुर रेलवे स्टेशन से खरीदी किताबें बहुत सारी, उनमें शायद एक किताब थी वो हिंदी में थी, तो हिंदी में पढ़ने मुझे बहुत आसानी होती तो पहले 4 पेज मैंने पढ़े। तो वो 4 पेज इतने इंस्पायरिंग है, वो भी आदमी वो जब जिस जमाने की बातें कर रहा अपनी कहानी में, जिस उसका पोटेंशियल पार्ट है जावेद करके, तो वो भी भूखे में ही भूख काट रहा था। तो एक नज्म भी है, भूख ही नाम है शायद उसका, आज तीसरा दिन है, 3 दिन से भूखा है वो, और हम भी भूखे थे, तो हमको लगा दोस्त है तो बड़ी वी आर बड़ी, हम सब भूखे हैं। एक तो वो कनेक्ट बहुत ज्यादा है, दूसरा वो जिस तरह से लिखते हैं उनका ह्यूमर बहुत फनी है। अब मतलब मैं कहता हूँ जो भी इंसान जिंदगी में कहीं भी स्ट्रगल करो, जिस दिन उसे लगे कि यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उस दिन में पहले 4 पेज पढ़ लेने चाहिए। वो 4 पेज में इतनी एनर्जी है कि आप अगले एक साल सर्वाइव करोगे उस एनर्जी से। उतना खूबसूरत है वो पहले 4 पेज, उसमें जावेद अख्तर की सेमी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत खूबसूरत। फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम आपने चुना एम एस धोनी को, जो कि अरे ये तो बहुत, ये बहुत खूबसूरत था। देखो क्या है इसमें थोड़ा सा क्योंकि अब यार मैं एक ही इंसान में रहता हूँ इस हिसाब से, तो थोड़ा सागर का जिक्र आएगा। तो ये 2008 में हम लोग करीब साथ रहना शुरू किया था, और उस समय इंडिया बहुत हारती थी यार, तो बहुत हारती थी। तो अब अगर इंडिया 120 से ऑल आउट ही हो गई है 50 ओवर के मैच में, तो हम क्या किस बात पे खुशी मनाए। तो हमने क्या किया कि हमने टीमें बांट ली। तो एम एस धोनी मेरा प्लेयर था उस टाइम प्लेयर। देखो मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट में जिंदगी में हमेशा सही घोड़ों पे दांव लगाया है। एम एस धोनी लिया था मैंने उस टाइम पे, ईशांत शर्मा उस टाइम मेरा प्लेयर था, रोहित शर्मा मेरा प्लेयर था, रविंद्र जडेजा मेरा प्लेयर था, आर अश्विन मेरा प्लेयर था, ये सब मेरे प्लेयर थे। बाकी ने 2008 मुझे, की बात हो रही है, हाँ 2008 की बात। 2008 में, हाँ 2008 में सिर्फ ट्रोल होता था। ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा सब ट्रोल होते, दिन भर ट्रोल होते थे, कोई एक अच्छी बात नहीं करते इनके बारे में। लेकिन मुझे लगता था कि लड़कों में टैलेंट है, मुझे और इंडियन क्रिकेटर, इंडियन सेलेक्टर्स को भी लगता था, हम दोनों सेम पेज पे थे, लेकिन मुझे ज्यादा लगता था। तो जाकिर ने बाकी सारे प्लेयर लिए थे, तेंदुलकर, सहवाग, सब उसके। अभी जैसे बुमराह उसका प्लेयर है, पांड्या मेरा प्लेयर है, तो ऐसे करके हमने टीम बांटी हुई है। तो उसमें तेंदुलकर, क्योंकि एम एस धोनी मेरा प्लेयर था, मेरा कैप्टन था, तो ऑफकोर्स मुझे उससे प्यार तो करना ही था। तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो वही होना ही था, कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा यार उसकी भी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, जहाँ से आता है, जैसे उसने शुरू किया, जैसे उसने खत्म किया। हम इतने सारे क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन की बायोग्राफीज देखी है फिल्मों में,
उसकी वाली बेस्ट है यार, बहुत इमोशनल उसमें। सही बात है। उसके बाद हमने जाकिर की बात की, हमने काफी करी हुई है, पहले ही कवर कर दिया उनका बड़प्पन। आपको पसंद है और उनसे सलाह लेना आपको सबसे नापसंद है, तो वो रहने देते हैं। दिल्ली के बारे में, रहना तू है जैसे तू, दिल्ली की बात भी हमने की ही, और रहना तू मेरे ख्याल से काफी एप्ट समरी है, अगर आप कुछ और मेरे ऐड पास करना यार, चाहते हैं। अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो दिल्ली में रहने का, तो मैं सारी जिंदगी दिल्ली में रहता, लेकिन क्योंकि काम, अगर लिखने का काम चूज किया तो मुंबई आना ही पड़ेगा, तो इसे मुंबई में हूँ, मैं तो दिल्ली रह लेता यार, बहुत सुंदर जगह। मुंबई के बारे में आपने एक वर्ड कहा, मिसअंडरस्टूड, वो भी आपने थोड़ा तो पहले कवर किया था, क्योंकि आपने खुद मिसअंडरस्टैंड किया इस शहर को। हाँ हाँ। कुछ और है जो आप ऐड करना चाहते हो? हाँ यार भाई, कि मतलब अ, लोग जिस, मतलब दो 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 लेवल पे शहर है, मुझे लगता है दो दो लेवल का शहर। एक शहर वो लोग जो लोग यहीं पैदा होते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी इस शहर को नहीं समझते, मुझे लगता है ऐसा। और जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग भी बहुत टाइम तक नहीं समझ पाते इस शहर को, कि ये शहर कैसा है। हम्म, तो जैसे हम किसी, अगर हमें किसी से दिल लगाना होता है, किसी चीज से, किसी इंसान से, वैसे किसी शहर से, तो हर हर चीज, हर शहर, हर इंसान में कुछ खूबियां होंगी, कुछ खामियां होंगी। आप खामियों को नजरअंदाज करोगे और खूबियों का अपनाओगे। तो वैसे ही शहर के साथ है भाई यार। और इस शहर में मिसअंडरस्टूड की बात वही है कि है शहर में बहुत जान है, बहुत करंट है, आप सही जगह पे नहीं देख रहे, ऐसा लगता है मुझे। हम्म, वाह वाह। चलिए इस बात पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। काफी कुछ हमने आज बात की। थैंक यू विश्वास, थैंक यू भाई अपनी आपको। जर्नी हमसे शेयर करने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और एवरीवन हु इज वाचिंग द एपिसोड, प्लीज subscribe to Random Chickabum, and please check out many works of Vishwas, which we'll put in the description of the video. Thank you, Vishwas. थैंक Thank you. यू भाई, थैंक यू भाई।